प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मैं अपनी फ्रेंड्स को आपके वीडियोस भेजती हूँ जिसमें जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा नहीं देना है। तो वो मुझसे प्रियोड में तर्क करती हैं कि उनका चाहे वो पहला बच्चा हो चाहे वो दूसरा बच्चा हो कि ये गुड न्यूज है। और आचार्य जी, अभी जितनी इस पृथ्वी पे जनसंख्या है उसमें एक बच्चा भी एकोमोडेट कर पाना असंभव है। तो वो मुझसे कहते हैं कि ये गुड न्यूज है और आचार्य जी ये आप कहते हैं कि अभिशाप है। तो मुझे इस पे थोड़ा सा स्पष्टता चाहिए। नहीं, इस पर जो स्पष्टता है उसके लिए तो कोई विशेष आध्यात्मिक शिक्षा की भी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत भौतिक विषय है, आंकड़े ही समझा देंगे कि बात क्या है। प्रति व्यक्ति हम संसाधनों का जितना उपभोग करते हैं उतने के लिए ही पृथ्वी पर पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं है। तुम और लोग कहाँ से ले आ दोगे? एक घर हो जिसमें 10 ही लोगों के खाने की गुंजाइश हो और उसमें 40 लोग पहले से हैं और तुम चाह रहे हो 40 को 70 बना दें, तो इसमें अब क्या तुमको अध्यात्म समझाया जाए? ये बात तो सीधे सीधे गणित की और आंकड़ों की है। एक साधारण घर हो उसमें तो फिर भी उधार से ला सकते हो, बाहर से कहीं ला सकते हो। अगर उस घर का नाम ही ग्रह हो तो पृथ्वी पर अनाज बाहर से कहाँ से लेके आओगे? पृथ्वी पर जगह और संसाधन बाहर से कहाँ से लेकर के आओगे? कोई दूसरी पृथ्वी तो है नहीं ना। एक ही पृथ्वी है और वो जितना दे सकती है वो पर्याप्त नहीं है इन 800 करोड़ लोगों के लिए ही। और ज्यादा लोग कहाँ से लाओगे? समझ में आ रही है? और ये भी नहीं है कि ये जो 800 करोड़ लोग हैं अगर ये ना बढ़े तो भी पर्याप्त हो जाएगा, तो भी नहीं होगा। क्योंकि हर व्यक्ति प्रगति चाहता है। विकास और तरक्की का अर्थ क्या है? कंजम्पशन बढ़ाना, यही तो। और जो हम कंजम्पशन भोग बढ़ाते हैं दो तरीके से बढ़ाते हैं। एक ये कि जितने हैं वो और ज़्यादा भोगें, और दूसरा भोगने के लिए और नए नए लोग भी वो पैदा करें जो भोग रहे हैं। जो हमारा भोग है उसके दो पहलू हैं। खुद भी ज़्यादा भोगो और भोगने के लिए अपने घर में और लोग पैदा कर दो जो और भोगें। आप कितने यूनिट बिजली की खपत करते हैं आज? बिजली के बिल को कोई देखता है ठीक से? अपने जिन्होंने देखा उन्हें पता होगा। और बताइएगा 20 साल पहले कितने यूनिट का बिल आता था आपके घर में? जल्दी बताइए। 1/10। एक आम परिवार ने अपनी बिजली की खपत 10 गुना बढ़ा ली है। वो बिजली कहां से आएगी? और 10 गुना पे आप रुक नहीं गए हो, अभी आपको और बढ़ानी है। औसत भारतीय औसत जर्मन या अमेरिकन की अपेक्षा बिजली का 1/10 या 1/20 इस्तेमाल करता है। तो अभी तो भारतीय और बढ़ाएगा, और वो सिर्फ बिजली की अपनी प्रति व्यक्ति खपत ही नहीं बढ़ाएगा, उन व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ाएगा जो खपत करेंगे। बिजली कहां से आएगी? भारत में बिजली कहां से आती है ज्यादातर? कोयला कहां से आएगा? किसी और ग्रह से आएगा? कोयला कहां है? और पृथ्वी का भी जो कोयला है अगर वो तुम जलाओगे तो उससे क्या निकलता है? ये जो बच्चा पैदा करते हो ये अपने साथ सड़क लेकर आता है, स्कूल लेकर के आता है, हवा लेकर के आता है, अन्न लेकर के आता है, घर लेकर के आता है, गाड़ी लेकर के आता है।
एक बच्चा जो पैदा होता है वो अपने जीवन में अब किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, उसे क्या क्या चाहिए? उसे सड़क चाहिए। क्या माँ के गर्भ से सड़क पैदा होती है? माँ अगर जिम्मेदार हो तो उसे सिर्फ बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए, उसे एक कार भी पैदा करनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा पैदा हुआ है अब ये कार मांगेगा। वो कार कहाँ से आएगी? पृथ्वी के पास संसाधन नहीं है कार बनाने के, और न सड़कों पर जगह है, न पृथ्वी पर जगह है सड़क बनाने की, क्योंकि सड़क बन रही है अब तो जंगल काट कर बन रही है। तो जो बच्चा पैदा हो रहा है वो वास्तव में जंगल काट कर पैदा हो रहा है। इसलिए बोला करता हूं कि जो बच्चा पैदा हो रहा है वो लाखों जीवों की लाश पर पैदा होता है। आप कहते होंगे अपने आप को बड़े अहिंसक इत्यादि कुछ भी, लेकिन आप महाहिंसक है अगर आपने बच्चा पैदा कर दिया। जो बच्चा पैदा कर रहा है, दो टूक बात बोलूं तो बच्चा पैदा करने के क्षण में ही लाखों हत्याओं का दोषी हो जाता है। आपको पता है आप जो खाते हो उसकी खेती करने के लिए जमीन है नहीं, तो कैसे पैदा होता है? जंगल काटे जाते हैं ताकि खेत बनाए जा सकें, और जब जंगल कटता है तो सिर्फ पेड़ नहीं कटता, उस पेड़ पर जितने पशु पक्षी, जितनी प्रजातियां आश्रित थीं वो सब गईं, खत्म। आपका घर भर गया, उनका घर उजड़ गया। ये हम विचार ही नहीं करते ना। और आप जब बच्चा पैदा करते हो तो आप साथ में ये भी चाहते हो कि आप उसके लिए ऊंची से ऊंची तरह की लाइफस्टाइल की व्यवस्था कर सको, चाहते हो ना। और ऊंची लाइफस्टाइल का अर्थ ही क्या होता है? क्या अर्थ होता है? भोग। सिर्फ एक जगह है जहां से अब भोग आता है, वो है पृथ्वी को नष्ट करके। अमेरिका का औसत नागरिक जितने संसाधनों का इस्तेमाल करता है, अगर दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति उतने संसाधनों का इस्तेमाल करने लगे तो हमें 17 पृथ्वियां चाहिए। कितनी? 17। और बनना सबको अमेरिकन ही है ना। एक आम आदमी की अभिलाषा क्या है? गुड लाइफ हम किसको बोलते हैं? यही तो, कि जैसे अमेरिका वाले जीते हैं वैसे ही हम भी जिएंगे। उसके लिए 17 पृथ्वियां चाहिए, और 17 पृथ्वियां वर्तमान भोग के स्तर पर अमेरिका की। अमेरिका वाले भी अपना भोग अभी और बढ़ा रहे हैं। तुम पृथ्वियां कहां से लाओगे? सीधा गणित है। बच्चा तो पैदा कर दिया, उसके लिए स्कूल भी तो बनाओ। नहीं, स्कूल कहां से? स्कूल सोचते ही नहीं ना मां बाप। स्कूल कहां से आएगा उसके लिए? रोटी कहां से आएगी? हवा कहां से आएगी? एक बार कल्पना करो, एक बच्चा अगर 80 साल जिएगा तो 80 साल में वो किन किन चीजों का भोग करेगा? वो चीजें कहां से आएंगी? पैदा करो उनको साथ में। मां बाप के ऊपर ही नियम लगाया जाना चाहिए, तुम ये सब चीजें भी पैदा करके दो। और इसलिए कोई अगर एक व्यक्ति संतान पैदा कर रहा है तो उसका निजी मसला नहीं हो सकता ना। आपने इतनी संतानें पैदा कर दी, वो ट्रैफिक जाम लगा रही हैं, बताइए ये आपका व्यक्तिगत मसला कैसे है? ट्रैफिक जाम में तो मैं फंस गया। आप कहते हैं साहब ये तो हमारा मसला है, हम कुछ भी करें। आप कुछ भी करिए, अपने घर के अंदर करिए, फिर वो बच्चा कभी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और उसके जीवन भर में जितने चीजें लगनी है वो भी फिर घर के अंदर ही पैदा होनी चाहिए, घर के बाहर से नहीं आनी चाहिए। ये आपके घर का मसला नहीं है। आज के समय में अनियंत्रित रूप से जनसंख्या बढ़ाना पूरी मानव जाति और जितनी भी समस्त पशु पक्षियों की, पौधों की, पेड़ों की जातियां हैं, सबके प्रति महाअपराध है। नदी के प्रति आप अपराध कर रहे हो बच्चा पैदा करके, क्योंकि उस बच्चे को पानी कहां से आना है? तो नदियों की जो दुर्दशा हुई है, आपको क्या लगता है ये इतनी जनसंख्या के बिना हो सकती थी? हमारे घर की खुशियां नदी की बर्बादी बनती हैं। ये बात हमें समझ में ही नहीं आ रही। जनसंख्या नियंत्रण का एक समुचित कानून, किसी उल्टे पुल्टे उद्देश्य से नहीं, बिल्कुल सही, साफ, सच्चे उद्देश्य से बनाया गया कानून भारत की, पूरी दुनिया की आज पहली जरूरत है।
और कोई ये ना बोले पहली बात कि ये मेरे घर का मसला है, इसमें सरकार को दखल देने का क्या, कि ये तुम्हारे घर का मसला नहीं है। आप अपने घर में जनरेटर चलाओ, मान लो जो पुराने किस्म के डीजल सेट होते थे, और वो खूब धुआं फेंक रहा है, क्या ये आपका व्यक्तिगत मसला है? बच्चा पैदा करना ऐसा ही है, वो डीजल सेट रखा तुम्हारे घर में है पर उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है, वो तुम्हारा निजी मसला कैसे हो सकता है? तो चूंकि तुम्हारा निजी मसला नहीं है, इसीलिए दूसरों को दखल देने का हक भी पूरा है। और दूसरी बात, कोई ये ना बोले कि ये जो कुछ होता है ये भगवान की मर्जी से होता है। ऊपर वाले की देन नहीं है औलादें, किसी ऊपर वाले ने औलादें नहीं भेजी हैं, तुम्हारी वहशत की पैदाइश है औलादें। वहशी दरिंदे की तरह तुम दिन रात टूटे रहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास जीने के लिए कोई सार्थक वजह तो है नहीं, तो एक ही काम है, मनोरंजन। स्त्री जाति का दमन करते हो, घर में एक स्त्री मिल जाती है, उसको हर समय गर्भवती करे रहते हो, एक के बाद एक औलादे पैदा किए जा रहे हो, फिर कहते हो ये तो ऊपर वाले की बरकत है। बेवकूफ़ी की बात, बेवकूफ़ी की भी, बेईमानी की भी। न ये निजी मसला है, न इसका किसी ऊपर वाले से कोई लेना देना है। जिम्मेदारी तुम्हारी है और मसला सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक है। ऊपर वाले की जिम्मेदारी नहीं है, व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और किसके प्रति जिम्मेदारी है? पूरी दुनिया के प्रति जिम्मेदारी है। तो वो जिम्मेदारी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि आप ये जो कर रहे हैं, ये आप पूरी दुनिया के प्रति एक गुनाह कर रहे हैं। बहुत यदि लगता भी हो कि संतान सुख भोगना ही है, तो एक बच्चा, अधिक से अधिक एक। और अगर थोड़ा संयम बरत सकते हैं, जीवन को चेतना की एक ऊंचाई दे सकते हैं, तो एक बच्चा भी आवश्यक है नहीं। दूसरे पर तो जबरदस्त अर्थदंड होना चाहिए और तीसरे पर तो जेल ही। बात आ रही है समझ? प्रणाम आचार्य जी, इसी से संबंधित है कि आपने कहा है कि जितनी जनसंख्या है और जिस रफ्तार से उनको भोग करना है, तो 17 और पृथ्वी चाहिए। तो आचार्य जी, साइंस के बेस पे भी यदि इसको सिद्ध करके उन्होंने दूसरे ग्रहों पर लोगों को बसाना शुरू कर दिया है, हो सकता है साइंस निकट भविष्य में ऐसे 17 पृथ्वी खोज ले या वहां से संसाधन यदि लाता है, तो क्या इस बात को जब हो जाएगा तो कर लेना, पहले करके दिखा दो। दूसरे ग्रह खोजने के लिए भी जितने संसाधन चाहिए, उसके लिए भी 17 पृथ्वियां चाहिए। हम कह रहे हैं कि गाड़ी चलती है तो बड़ा प्रदूषण होता है और उसके लिए बड़ा ईंधन लगता है। गाड़ी कहाँ से कहाँ को चलती है? दिल्ली से गुड़गांव को चलती है, उसके लिए ईंधन लग जाता है। और दिल्ली से मार्स तक जाने में कितना लगेगा? और वो भी जब पूरी जनसंख्या को जाना हो, 800 करोड़ लोग मार्स जा रहे हैं, उसके लिए ईंधन कहाँ से आएगा? तो ये क्या बेवकूफ़ी वाली बातें हैं कि मैं दूसरी पृथ्वी ला करके दूसरे ग्रहों पे जीवन बसा दूंगा। एक नई कॉलोनी बसाने में पता है ना कितना पैसा लगता है और कितने संसाधन लगते हैं। एक नया ग्रह बसाने में कितना लगेगा, जहां ना हवा ठीक है ना पानी ठीक है, और जहां कुछ पता नहीं कि और कितने तरह के जीवाणु हैं, उनके लिए भी वैक्सीन निकालनी पड़ेगी। कुछ पता भी है वहां क्या होगा। लेकिन दिमागी फितूर, जैसे बच्चों की कॉमिक्स हो कि छोटू को अर्थ प्लैनेट पर खिलौना नहीं मिल रहा था, तो छोटू जाके मार्स प्लैनेट पर बैठ गया और वहां खिलौना मिल गया। बच्चों ताली बजाओ। कभी विचार करा एक पूरे नए ग्रह को हैबिटेबल बनाने में कितनी चुनौतियां, कितना श्रम और सर्वप्रथम कितने संसाधन लगेंगे? एक छोटा सा घर इसी पृथ्वी पर बनाने में जान निकल जाती है, वहां क्या बनाओगे? और तुम्हारी सारी व्यवस्था पृथ्वी जैसी है, वहां पर तो गुरुत्वाकर्षण भी दूसरा है।
आपकी जो पूरी शारीरिक व्यवस्था है ना, आप पृथ्वी से उठे हो। उदाहरण के लिए आपकी जो रक्त धमनियाँ हैं, इनमें एक प्रेशर होता, ब्लड प्रेशर होता है, वो किससे कैलिब्रेटेड है? पृथ्वी ने उसको किससे मेल में बनाया है? जो पृथ्वी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी पर किससे संबंधित है? पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल पुल है। पृथ्वी हवा को खींचती है क्योंकि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण है, उसी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता है, और वही जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे कैलिब्रेट करके आपका ब्लड प्रेशर होता है। अगर ग्रेविटी दूसरी होगी तो आपकी रक्त धमनियां फट जाएंगी। अभी आपका ब्लड प्रेशर ऐसा रहता है कि बाहर से जितना दबाव पड़ रहा है और भीतर से खून का जितना दबाव पड़ रहा है वो बराबर है। आप ऊपर जाते हो जब पहाड़ी पर, तो नाक से खून क्यों निकलने लगता है? क्योंकि भीतर का प्रेशर तो उतना ही है, बाहर का प्रेशर कम हो गया, तो भीतर का प्रेशर फाड़ देता है और खून निकलने लगता है। आप किसी ऐसे ग्रह पे जाओगे जहां ग्रेविटी दूसरी है, आप जी लोगे? पर नहीं। सोशल मीडिया पर छाने के लिए, हवाई बातें करने के लिए, एक पॉपुलर आइकन बन जाने के लिए ये सब उछालना बड़ा अच्छा लगता है, मार्स मार्स मार्स। और छोटे छोटे बच्चे, इन सब बातों को किसको लक्ष्य करके बोला जाता है? जो 15 साल वाले होते हैं, जिन्हें निब्बा बोलते हैं। इन्हें बड़ा मजा आ जाता है, अच्छा मार्स से जाने को मिल रहा है, बताओ कब मिलेगा। और ये 15 साल की बुद्धि की बातें हैं सारी। कोई जरा सा भी परिपक्व आदमी होगा तो इस तरह सोच भी नहीं सकता। एक बड़ी दुर्घटना घटी है। भारत जैसे देशों की जो आबादी है वो और ज्यादा युवा होती जा रही है। भारत की जो औसत उम्र है वो प्रतिवर्ष कम होती जा रही है। मतलब जो जीवित भारतीय हैं, आयु नहीं कह रहा हूं, उम्र। बात समझ रहे हो? तो ज्यादा लोग हैं जो अब 15 से 25 वाली दरमियान में आते हैं। यही लोग हैं। अब यही लोग हैं फिर जिनके पास पैसा भी, ये कैसे? इसलिए खुद कमाते हैं, इसलिए क्योंकि माँ बाप के इकलौते लड़के हैं, तो माँ बाप का सारा पैसा इनके हाथ में, भले ही खुद कुछ ना कमाते हो, बेरोजगार हो। तो दुनिया भर के जितने मार्केटर हैं वो सब अब इन्हीं को टारगेट करते हैं, 15 से 25 वालों को। और इसीलिए एक से एक फिजूल, बचकानी, अविकसित या अर्धविकसित, पागलों जैसी अपरिपक्व, इमेच्योर बातें अभी बाजार में खूब तैरती हैं। इसको आप कह सकते हैं कि कल्चर पर, इकोनॉमी पर, पॉलिटिक्स पर भी ये एक निब्बा इफेक्ट है। क्योंकि यही लोग अब तादाद में हैं, कम उम्र वाले, तो जिसने इनको पकड़ लिया वो शहंशाह हो जाता है। और इनको पकड़ने के लिए क्या चाहिए? कोई ऊंची बात नहीं चाहिए, कोई लुभावनी, आकर्षक, बच्चों वाली बात चाहिए। ये पकड़ में आ जाते हैं। यहां तक कि आपको आज अगर राजनीतिक सत्ता भी चाहिए तो आपको इस आयु वर्ग को पकड़ना पड़ेगा, 15 से 25। 18 के बाद वोट देना शुरू कर देते हैं। जिसने इनको पकड़ लिया वो जीत जाता है, वो शहंशाह हो जाता है, वो सत्ता में भी ऊपर बैठ जाता है, वो व्यापार में भी ऊपर बैठ जाता है, मनोरंजन में, टीवी में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, हर जगह वही जीतेगा, क्योंकि आबादी आज इन्हीं की सबसे ज्यादा है। लेकिन उसका दुष्प्रभाव समझ रहे हैं ना? अगर इनकी आबादी ज्यादा है तो इन्हीं की सोच फिर राज करेगी। जिसकी आबादी ज्यादा होती है वही राज करता है ना। तो अगर 15-18 साल वालों की आबादी ज्यादा है तो इन्हीं की सोच अब राज कर रही है। इसीलिए आप पा रहे हो कि जीवन के हर तल पर आपको अब इमेच्योरिटी बहुत ज्यादा दिखाई देगी। उसकी वजह डेमोग्राफिक है। और जो जितनी ज्यादा बिल्कुल अल्प बुद्धि की, इमेच्योर बातें कर रहा होगा, उसको उतनी सफलता मिल रही होगी। और आप ज्यादा अगर विकसित, परिपक्व बात करेंगे, समझदारी की बात करेंगे, तो आपको सुनने वाले लोग ही कम होंगे, क्योंकि उन लोगों का अनुपात जनसंख्या में कम ही होता जा रहा है। इसलिए नहीं कि समझदारों की संख्या कम हो रही है, इसलिए क्योंकि 18 से 25 वालों की ही तो संख्या बढ़ती जा रही है लगातार।
ये भारत में हो रहा है, हर जगह ऐसा नहीं है। जापान चले जाएंगे वहाँ उल्टा है, यूरोप जाइए वहाँ उल्टा है। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है कि पीआर ही सब कुछ हो गया है? दिल्ली की सत्ता पर कौन बैठेगा ये भी इसी से निर्धारित हो रहा है कि ज़्यादा अच्छा पीआर कैंपेन कौन चला ले रहा है। जिसको आप पीआर कहते हैं उसका सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ता है? एक विकसित मन पर या एक बालक बुद्धि पर? हाँ, चूंकि अधिकांश जनसंख्या बालक बुद्धि ही है, क्योंकि उम्र से ही बालक है, 18 की है, 21 की है, 25 की है। तो इसीलिए राजनीति में भी ऐसा मुकाम आ गया है जहां जो ज़्यादा अच्छा पीआर करेगा सत्ता उसके हाथ में रहेगी। अगर लोग ज़्यादा विकसित होते चेतना से तो पीआर का इतना महत्व नहीं रह जाता। आप थोड़ा सा याद करिएगा 60-70 के दशक के जो अभिनेता और अभिनेत्री थे वो कैसे लगते थे दिखने में ही। आप राज कपूर को याद करिए, आप संजीव कुमार को याद करिए, कैसे लगते थे? और परिपक्व लगते थे, जैसे इन्होंने बोला अभी अंकल टाइप, है ना, आज की दृष्टि से अंकल टाइप, थोड़ा बड़ी उम्र के लगते थे। और आज उनको देखिए जो बॉलीवुड वाले, दक्षिण भारत के सिनेमा को हटाइए, उनके वहाँ अभी अलग है संस्कृति, पर जो बॉलीवुड वाले हैं आज के सफल हीरो हीरोइन, ये दिखने में कैसे लगते हैं? एन फॉर निब्बा। वो 35 साल का भी होगा पर आप उसको देखोगे तो आप कहोगे अल्प बुद्धि है, इसके मुंह पे लिखा हुआ है अल्प बुद्धि है, ये खोपड़े से विकसित हुआ ही नहीं। और जो जितना खोपड़े से अविकसित होता है आज के समय में वो उतना सफल हो जाता है, क्योंकि मार्केट जो है पूरी वो 18 साल वालों की है। आप ज्यादा अगर समझदार हो तो वो 18 साल वाला आपको समझ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए फिर ये सब, और उसमें खतरा बहुत बड़ा ये है कि बच्चे पैदा करने का काम भी सब कौन करते हैं? यही, और बुद्धि है नहीं, बच्चे हैं। नमस्कार आचार्य जी, आपने बोला कि 18 से 32 साल के बच्चों का माइंड मतलब दे आर नब्बा कैटेगरी। माय क्वेश्चन टू यू इज दैट how they produce, like why they are like this. I mean, the generation who is elder to them is responsible for this, isn't it? So what is missed and जो where? रिस्पॉन्सिबल हैं उन्होंने ही कुछ मिस किया होगा। सोचिए क्या मिस करा होगा। So it is like they are more materialistic and that's why they are setting up that target. देखिए, हर बच्चा पैदा तो अविकसित ही होता है, उसको विकसित बनाना पड़ता है ना। अब जिनको विकसित बनाना है वो खुद ही अविकसित रहे अपने समय में, तो एक ये बड़ा कारण हो जाता है बच्चे के कुंठित रह जाने का। दूसरा कारण, आप अगर अविकसित हो, मैच्योर नहीं हो, तो जिंदगी आपको साधारणतया मजबूर कर देती है विकसित होने के लिए। लेकिन तब नहीं जब आपके सर पे माँ बाप की ज़बरदस्त छाया और सुरक्षा हो। जो आज की पीढ़ी के माँ बाप हैं उनके पास ज़्यादा पैसा है और ज़्यादा ताकत है बनिस्बत उनके जो उनके माँ बाप थे। पैसा ज़्यादा है, बच्चे कम हैं। पैसा ज़्यादा है, बच्चे कम हैं, तो क्या होगा? वो बच्चा कितना भी नालायक हो, उसको पालन पोषण सुरक्षा मिलती रहेगी, दंड नहीं मिलेगा ना। जीवन साधारणतया स्वयं ही आपका सुधार कर देता है, आपको सजा दे दे करके। अब सजा मिलने नहीं पाती। वो जिगर का टुकड़ा है, वो लाल है घर का और एक ही है या दो हैं,
तो मोह भी पूरा है और अज्ञान भी पूरा है। ये जो इतनी बेरोजगारी भारत में बताई जा रही है, आप जानते हो ज्यादातर ये, इससे कहीं ज्यादा है ये बेरोजगारी। भारत में प्रच्छन्न रोजगार है बहुत सारा। भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है, आप उसको स्टडी करें तो बहुत बातें आपको जानने को मिलेंगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको रोजगार उपलब्ध है, वो रोजगार ले नहीं रहे। वो कह रहे हैं नहीं करना, ये इतना, इससे ज्यादा पैसे तो मुझे पॉकेट मनी में मिल जाते हैं, नहीं करना। वो फिर गिने जाते हैं बेरोजगारों में। और बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने आप को रोजगार बताते हैं पर वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। दोनों तरह के लोग हैं। एक वो जिन्हें रोजगार उपलब्ध है पर वो अपने आप को बेरोजगार बताते हैं, कहते हैं यार काम करने जाऊंगा, इतनी मेहनत करूंगा, माँ बाप ने इंजीनियरिंग करा दी डोनेशन दे करके, तो जॉब तो मिल रही है, लेकिन वो जॉब अब मैं फ्रेशर लेवल पे ज्वाइन कर रहा हूँ, 15,000 की मिल रही है। 15,000 से ज़्यादा तो पापा मुझे महीने का, हफ्ते का दे देते हैं, कैश थमा देते हैं। तो मैं 15,000 की नौकरी क्यों करने जाऊँ, इतना परेशान हो गया, मैं घर पे बैठा हुआ हूँ। और घर पे बैठने का कारण क्या बताऊंगा, बहाना क्या बताऊंगा, कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। 10-10 साल तक यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और बेरोजगार गिना जा रहा है। वो वास्तव में जबरदस्ती का बेरोजगार है। अर्थव्यवस्था उसको नौकरी देने को तैयार है, वो नौकरी लेने को तैयार नहीं है। कह रहा है ये 15,000 वाली चलेगी ही नहीं, मेहनत बहुत कराता है बॉस, और 15,000 तो मैं 2 दिन में उड़ा दूं, मैं ऐसा बंदा हूं। एक सिरे पर ऐसे लोग हैं, दूसरे सिरे पर ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि हम कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं उसमें उनकी जरूरत ही नहीं है। उदाहरण के लिए खेत है घर में, उसमें 6 भाई लगे हुए हैं, लगने की जरूरत सिर्फ 2 भाइयों की है, पर बाकी 4 इसलिए लगे हुए हैं ताकि लगे ही कुछ कर रहे हैं ताकि शादी हो जाए। कहे कि अगर साफ साफ गांव में पता चल गया कि ये 4 जो हैं बिल्कुल बेरोजगार है तो उनका ब्याह होगा नहीं, तो वो 6 के 6 घोषित करते हैं कि हम सब लगे हुए हैं उसी खेत पे। और खेत है इतना, उससे 10 गुना ज्यादा बड़े खेत पर अमेरिका में 1 आदमी लगा होता है, और यहां उतने छोटे से खेत पे 6 भाई लगे हुए हैं। ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। समझ में आ रही बात? तो जो आज का युवा है वो बेचारा बड़ी विकट स्थितियों से जूझ रहा है। शिक्षा उसको मिली नहीं है कि उसके भीतर विवेक जागृत हो। जो हमारी पूरी एजुकेशन है उसको हमने सेकुलरिज्म के नाम पर जीवन मूल्यों से बिल्कुल वंचित कर दिया है। रूखी शिक्षा है हमारी, तो शिक्षा से उसको विवेक मिल नहीं रहा, और जीवन से उसको सजा दे करके उसको विवेक सिखा दे ऐसा उसके माँ बाप होने नहीं दे रहे, तो वो क्या सीखेगा, कहां से सीखेगा? और कोड़ में खाज जैसी बात ये कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण दुनिया भर की बदतमीजियां उसको इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, और इंसान का मन बेवकूफी और गंदगी की तरफ ही ज्यादा जल्दी भागता है। एक बहुत कमजोर सी पीढ़ी हमारे सामने खड़ी हो रही है, और दोष उसका नहीं है, दोष अभिभावकों का और सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था का ही है। आप समझ रहे हैं? So what is the way out? जहां गड़बड़ हुई है वहीं ठीक करना पड़ेगा ना। हमने कहा 2-3 चीजें हैं जो गलत हुई हैं। माँ बाप में विवेक नहीं है, शिक्षा व्यवस्था में अध्यात्म नहीं है, और इंटरनेट के माध्यम से ऐसी सामग्री पहुंच रही है उन तक जो नहीं पहुंचनी चाहिए, और जो सामग्री उन तक पहुंचनी चाहिए वो बहुत पीछे छूट जा रही है। इनमें से कौन सी चीज है जिसको आप तुरंत ठीक कर सकते हैं? माँ बाप में विवेक लाना वो एक बड़ा लंबा चौड़ा काम हो सकता है। इंटरनेट को रेगुलेट करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि कुछ पता नहीं किस चीज को रोका जाना चाहिए, किसको नहीं, कौन तय करेगा?
और लोगों को आप ही अधिकार दे देंगे, सरकारों को, कि इंटरनेट को रेगुलेट करे, तो उसमें तमाम तरह की मक्कारियां कर सकते हैं। तो फिर जो सबसे सीधा तरीका है वो अध्यात्म ही है। हमें शिक्षा व्यवस्था में जीवन मूल्यों को लाना पड़ेगा। अगर 3-4 साल भी हमारे करिकुलम में लाइफ एजुकेशन सम्मिलित हो तो उससे बहुत अंतर पड़ जाएगा।